नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी खन्ना क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 के बारे में। उसमें खेती का प्रकार, प्रणाली का ज्ञान, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और अगर हम पूरी तरह बात करें तो सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 10 के 8वां नंबर का वीडियो है टोटल सामाजिक विज्ञान में। और जो अध्याय 2 है वो हमारे वीडियो नंबर 6 से स्टार्ट हुआ है, 6, 7, 8, ये 8वां वीडियो है। तो आप जो आपको ये अंक दिख रहा है 8, इसी अंक के आधार से आप बढ़ते रहिए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास और पढ़ते हैं खेती का प्रकार और प्रणाली का ज्ञान। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो लिखा है भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल, ये हम पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 6 में। 7 नंबर का वीडियो हमारा केवल सूचना मात्र था, क्योंकि 7 नंबर क्लास में जो हम सोच के रखे थे कि क्या पढ़ाने वाले हैं, वो हम कक्षा 6 के वीडियो में 6 नंबर वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले यहाँ से कि खेती के प्रकार और प्रणाली का ज्ञान। तो देखते हैं, खेती के प्रकार और प्रणाली के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को निकटस्थ उन्नत प्रक्षेत्र का भ्रमण करवाया जा सकता है। प्राचीन भारतीय कृषि और पारंपरिक कृषि आजीविका प्रधान थी। केवल आवश्यकता की पूर्ति एवं स्थानीय बाजार की मांग को ध्यान में रखकर कृषि की जाती थी। यानी पहले जो कृषि थी वो केवल कितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम करते थे। चूँकि प्रारंभ में जनसंख्या कम थी एवं कृषि योग्य भूमि अधिक थी, साथ ही विभिन्न गांव एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, इसलिए कृषि पर उत्पादन बढ़ने का दबाव नहीं था। तो पहले क्या होता था कि एक तो जनसंख्या भी कम थी हमारी और खेती बहुत ज़्यादा थी, संसाधन थे नहीं, तो एक दूसरे से गांव भी जुड़े नहीं होते थे कि किसी गांव में कमी है तो हम अपने यहाँ से पहुँचा सकें। तो लोग उतनी ही कम खेती करते थे, तो कोई खेती पर कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। लेकिन आज के इस समय में जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि पेट भरने के लिए जो प्राचीन कृषि प्रणाली थी वो सक्षम नहीं रही। दिन ब दिन जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। मौसम आधारित जो खेती थी वो भी कम होती जा रही है। भाग्य भरोसे की जाने वाली कृषि प्रणाली किसानों को के लिए निराशाजनक उत्साह रहित थी, है ना। अतः है कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाने और बढ़ाए रखने के लिए आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाना आवश्यक था। यानी कि कृषि पर प्रेशर आया, जनसंख्या बढ़ी, खेती कम हुई, उतनी खेती में हमें ज़्यादा लोगों का पेट भरना है, तो हमको जो आधुनिक आधुनिक जो कृषि प्रणाली है उसको हमको अपनाना पड़ेगा। तो आधुनिक कृषि प्रणाली से तात्पर्य कृषि की उस पद्धति से है जो उन्नत बीज, अच्छे बीज, संतुलित जीविका, उर्वरक, खादों, सिंचाई, कीटनाशक एवं मशीनों आदि के प्रयोग से अधिकतम उत्पादन एवं मुनाफा प्राप्त करने की सोच पर आधारित हो। यानी कि आधुनिक कृषि प्रणाली हम उसको कहते हैं, हमें अच्छे बीज मिलें, हम संतुलित खाद डालें, सिंचाई हम करें पर्याप्त, कीटनाशक हमको अच्छे से मिले, मशीनें मिलें, इन सब का उपयोग करके हम कम कृषि में अधिक उत्पादन कर सकें, उसको हम बोलेंगे आधुनिक कृषि प्रणाली। आधुनिक कृषि में मूलतः रासायनिक तरीके से की जाती है। इसमें कृषि के क्षेत्र में होने वाली समकालिक खोजों एवं अनुसंधानों का समय समय पर समावेश किया जाता रहा है। ये बोला गया है कि जो हमारा जो कृषि अभी हम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में खोजें, बहुत सी निरंतर खोजें चलती रहती हैं और उन खोजों को हम अपनाते भी रहते हैं। यह कृषि अब केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, अपितु लाभ कमाने के उद्देश्य से एक अच्छा व्यवसाय भी है। तो खेती अब केवल वही नहीं रहा कि हम केवल पेट भरने के लिए ही खेती करें या केवल जीविका का साधन हो। आज ये हमारी लाभ कमाने के उद्देश्य से एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। अब हम पढ़ेंगे खेती के प्रकार। तो बच्चों देखिए, किसी भूभाग पर संपादित कृषि कार्य को पशुधन के अनुपात, फसलों के उत्पादन, खेती की परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना ही खेती के प्रकार कहलाते हैं। खेती को इन्होंने किस तरह से प्रकार में बांटा है कि एक तो कृषि कार्य को पशुधन के अनुपात में, कि पशुओं में कितने हैं, खेती कितनी है, फसलों का उत्पादन कितना हो रहा है, खेती किस परंपरा से की जा रही है, इस तरह इन्होंने खेती को वर्गीकृत किया है। किसान के उपलब्ध संसाधनों जैसे सिंचाई, उर्वरक,
मशीन आदि के आधार पर खेती फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश में उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। उन्नत किस्मों से अभिप्राय होता है कि अधिक उत्पादन देने वाली एवं समान परिस्थिति में कीट व्याधियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले मध्य प्रदेश की उन्नत किस्में नीचे दी गई हैं। यानी उन्नत किस्में किसको बोलते हैं? एक तो ज़्यादा उत्पादन दे, कोई फसल 1 बीघा में 15-10 मन दे रहा है, कोई बीज उसी 1 बीघे में 15 मन दे रहा है, तो ये है कि अधिक उत्पादन हो और उन्हीं समान परिस्थितियों में जो कीटाणु से लड़ने की उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी हो, उनको बोलते हैं हम उन्नत किस्में। तो एमपी में कुछ किस्में हैं, जैसे गेहूं के बारे में बात की गई है। उन्नत किस्में गेहूं में है सुजाता, सरवती, विदिशा, GW 273, MP 4010। धान के बारे में बात करें तो क्रांति या GR 75। ये कुछ उन्नत किस्में इन्होंने बताई हैं। एक मक्का के बारे में बताया इन्होंने, जवाहर मक्का 8, जवाहर मक्का 12। चना में बताया इन्होंने JJ द्वितीय, JJ 74 और JJ 75। सोयाबीन में इन्होंने बोला है जवाहर सोयाबीन 9041, जवाहर सोयाबीन 8021, जवाहर सोयाबीन 335, JS 335, JS 9560। ये कुछ उन्नत बीज हैं इन फसलों के, तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब खेती के प्रकारों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। किस प्रकार से खेती को विभाजित किया सकता है, देखो हम पढ़ते हैं। पहला है सामान्य खेती। जब किसी फार्म का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और प्रत्येक उत्पाद किसी न किसी रूप से आय का साधन होता है, तो उसे सामान्य खेती कहते हैं। यानी कि हमने एक फार्म हाउस जैसा बनाया और वहाँ वस्तुओं को उत्पादन करने लगे और विभिन्न उत्पादन करते हैं, किसके लिए? केवल आय का साधन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सामान्य खेती। तो इस प्रकार की खेती सामान्यतः किसान अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिससे उसकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे। इस प्रकार की खेती में किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसल, पशुधन, उद्यम आदि का चुनाव करता है। अगली खेती है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती में कि इस प्रकार की खेती में एक ही उद्यम या साधन से 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है, उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। यानी हम कोई एक फसल लगाते हैं तो हमारे कुल जितना हमको लागत, जितना हमको फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ, उसका 50% से ज़्यादा हमें अगर किसी एक ही फसल से हो रहा है तो उसको हम विशिष्ट खेती कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि सोयाबीन से 50% या इससे अधिक आय हो रही है तो इसे हम एक किसान की कुल आय कहेंगे। सोयाबीन के लिए फार्म खेती की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे फार्म के पास मंडी होना, किसान की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ और सुचारू होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुष्क खेती की। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं, यानी सूखी खेती। सूखी खेती किसको कहेंगे? जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में होने वाली खेती को हम शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती में फसल उत्पादन हेतु भूमि में वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। शुष्क खेती में फसलों का असफल होना एक आम बात है, जिसके मुख्य कारण है एक तो अपर्याप्त असामान्य वर्षा, एक तो वर्षा हो नहीं रही या तो बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा, वर्षा का देर से प्रारंभ होना और शीघ्र समाप्त होना। वर्षा हुई, बहुत लेट स्टार्ट हुई और जल्दी खत्म हो गई। तीसरा, फसल के समय में लंबी अवधि। चौथा, नमी धारण क्षमता का कम होना। पानी वर्षा हुई लेकिन खेती ने नमी को कम समय के लिए धारण किया। अगला, मिट्टी में उर्वरा शक्ति की कमी, और मिट्टी जो है वहाँ की उसमें उर्वरा शक्ति कम है, इसको बोलते हैं शुष्क खेती। अब हम बात करते हैं मिश्रित खेती की। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती सिद्धांत पर आधारित है कि पशुपालन से प्राप्त आय कुल आय की 10% से 49% होनी चाहिए, अर्थात फसल उत्पादन प्राथमिक तथा पशुपालन पूरक कार्य के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों देखो, मिश्रित खेती का ने परिभाषा दी है कि मिश्रित खेती उसे कहते हैं जहाँ हम फसल का उत्पादन तो करते ही हैं, फसल तो पैदा करते ही हैं, साथ साथ में हम वहाँ पे पशुपालन भी करते हैं।
और मिश्रित खेती में पशुपालन से जो आय होनी चाहिए वो कुल आय की 10% से 49% तक होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे मिश्रित खेती। फसल उत्पादन प्राथमिक, यानी फसल उत्पादन प्राथमिक है क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन से हम 49% तक कमा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक कमा रहे हैं? 49%, यानी कि बहुत ज़्यादा हम पशुपालन से कमाएंगे, फिर भी ज़्यादा हिस्सा तो हमारा फसल का ही रहने वाला है, 51%। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राथमिक और पशुपालन पूरक कार्य के रूप में किया जाता है। फसल उत्पादन प्राथमिक है हमारा, पशुपालन हमारा पूरक है। फसल एवं पशुपालन में परिपूरक संबंध होने के कारण फॉर्म की उत्पादक क्षमता और आय बढ़ती है। पशुओं के मल त्याग से बनी जैविक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगली बात करते हैं हम सिंचित खेती की। भारत में सिंचित खेती प्रमुखतः कुएं, सिंचित खेती प्रमुखतः किससे हो रही है? कुएं, नलकूप, नहरों के द्वारा की जाती है। प्राय सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसके फलस्वरूप फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है तथा कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जा सकता है। सिंचित खेती में प्रमुखतः धान, गन्ना, गेहूँ, कपास फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं खेतों की प्रणालियों का, कि खेतों की प्रणाली क्या है। ठीक है, खेती की प्रणाली, खेती की प्रणालियों का वर्गीकरण हम कृषि की विधियों और कृषि के स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं कि खेती करने की विधियां क्या हैं, और भूमि के स्वामित्व के आधार पर। दो ही फैक्टर हैं। खेती का वर्गीकरण आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापों के आधार पर किए जाने की खेती की प्रणालियां कहते हैं। खेती की प्रणालियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, जिनको उनके कार्य के आधार या कार्य के प्रकार और स्वामित्व के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं, जो निम्नलिखित है। प्रणालियां देखते हैं क्या क्या है। देखिए, पहली प्रणाली है व्यक्तिगत खेती। इस प्रकार की खेती में किसान के पास अपनी भूमि पर स्वामित्व एवं कार्य का अधिकार होता है। व्यक्तिगत खेती है, मेरा हक है, मैं उसका मालिक हूँ और मुझे कार्य करने का उस पर अधिकार है। फार्म कर क्रियाकलाप किसान अपने तरीके से करता है और कृषि संबंधित सभी प्रकार का निर्णय भी कृषक स्वयं लेता है। दूसरी प्रणाली होती है सामूहिक खेती। इस प्रणाली में सभी सदस्यों की जमीन पशुधन संसाधन सोसाइटी के अधीन कर दी जाती है और सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंध कमेटी के निर्देशानुसार फार्म पर कार्य करते हैं। यानी सब अपनी खेती एक सोसाइटी बना लेते हैं और एक मैनेजर बना देते हैं, वो जैसा बोलेगा वैसे ही खेती करते हैं, जो मुनाफा होगा उसको फिर बांट लेते हैं, उसको बोलते हैं सामूहिक खेती। और ये तो हमको नाम से भी पता चल रहा है, व्यक्तिगत खेती यानी कि हमारी खेती, सामूहिक खेती यानी सबकी सामूहिक खेती। अब बात करते हैं अगली सहकारी खेती की। इस प्रणाली में सभी कृषि क्रियाएं या उनका भाग सामूहिक तौर पर ऐच्छिक आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं। किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व अधिकार सुरक्षित रहता है, यानी मालिक तो किसान ही रहेगा, लेकिन सभी किसान अपनी भूमि श्रम पूंजी को इकट्ठा कर एक इकाई बनाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें सभी कार्य चुनी हुई कमेटी के निर्देशानुसार किए जाते हैं। फ़ायदा ज़मीन के अनुपात में बांट लिया जाता है और मजदूरी के आधार पर भी बांटा जाता है। सहकारी खेती 4 प्रकार की होती है। तो सहकारी श्रेष्ठतम खेती, सहकारी साझा खेती, सहकारी काश्तकारी खेती और सहकारी सामूहिक खेती। 2 टाइप और बचे हैं, जैसे कि सरकारी खेती। इस प्रणाली में फार्म का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा फार्म पर कार्य साप्ताहिक और मासिक मजदूरी के आधार पर दिया जाता है। इसमें भूमि व पूंजी सरकार द्वारा दे दी जाती है। अनुसंधान संस्थाओं में कार्य इसी प्रणाली के तहत किया जाता है। सरकारी खेती वो खेती है कि ज़मीन सरकार की होती है, मजदूर जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, चाहे हमको साप्ताहिक मजदूरी मिले, चाहे मासिक मजदूरी मिले, चाहे प्रतिदिन मजदूरी मिले, सिर्फ दूसरे लोग सिर्फ वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। अगला है पूंजीवादी खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि के मालिक के द्वारा पूंजी लगाकर खेती करवाई जाती है। खेती का प्रबंधन मैनेजर को वेतन देकर कराया जाता है। फ़ायदा या नुकसान की जिम्मेदारी उद्यमी की होती है। कई उद्योग मालिक जैसे गन्ना उद्योग भूमि खरीद कर उस पर गन्ने की खेती करवाते हैं। पूंजीवादी खेती ये हो गई कि हम किसी ने खेती खरीदी बहुत सारी और उसने एक मैनेजर लगा दिया कि इस खेती को करिए, तो वो हो गई पूंजीवादी खेती। ठीक है,
तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम पढ़ने अगली 9 नंबर वीडियो में हम पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? 9 नंबर वीडियो में पढ़ेंगे हम कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। धीरे 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 हम सारा समाज विज्ञान फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।